हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एचआर स्टडी लैब पर। कैसे हैं आप? क्या एकदम बढ़िया चल रही है आपकी तैयारी? अभी आपका बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को रिवीजन करें, नया कुछ ज़्यादा ना पढ़ें। ठीक है, तो आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए रिवीजन क्लास ही हमारी, इससे पहले ट्रेंगल की हम एक पार्ट 1 ले चुके हैं, ये हमारा आज पार्ट 2 होने वाला है। आज हम पिछली क्लास में हमने थेल्सपिरमे को बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ा था और उस त्रिभुज के बारे में बेसिक सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ ली थी। आज क्या करेंगे, आज हम इसके अंदर बहुत कुछ अच्छे अच्छे जो रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को करेंगे। साथ ही साथ जो समरूपता की जो क्राइटेरिया है, कसौटी है, उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। कल हमने पढ़ा था थेल्सपिरमे के बारे में, उसको अच्छे से प्रूव किया, सारी चीज़ों निकाला हमने, सिद्ध कर किस दिखाया हमने हर चीज़ को। ठीक है, तो आज क्या करते हैं अपन कि थेल्सपिरमे के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ क्या था उसके अंदर, क्या जानकारी थी। तो हमारे पास जो थेल्सपिरमे होती थी उसमें क्या होता था कि जो हमारे पास रेखा होती थी ए बी सी, ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, जिसमें बी सी लाइन है ना, बी सी के समांतर एक रेखा खींचते थे अपन डी ई, बी सी के पैरेलल एक हमने लाइन खींची जिसको बोला गया डी ई। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे पास डी ई है। तो हमारे पास जो थेल्सपिरमे है, तो वो थेल्सपिरमे क्या बोलती थी, यदि डी ई समांतर है बी सी के, यदि डी ई समांतर है बी सी के, तो क्या होता है, वो जो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। जैसे कि ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन ई सी के। एक तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो थेल्सपिरमे हमारे को ए बोलती है। इसमें क्या होता है, यदि आपको दिया है डी ई पैरेलल है, डी ई समांतर है बी सी के, तो जो भुजाएं हमारी वो क्या होती हैं, समानुपात में होती हैं। दूसरी चीज़, जो थेल्सपिरमे का विलोम होता था, थेल्सपिरमे जिसे बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, थेल्सपिरमे का जो विलोम था, विलोम में क्या बोला जाता था, सेम चीज़ यही थी। उसमें क्या कहता है, इसका उल्टा दे देता। उसमें क्या बोलते, यदि ये समानुपात में हैं तो क्या ये जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल होगी। मतलब कि उसमें यदि जो भुजाएं हमारी पास, वो यदि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, इसका मतलब है कि डी ई है वो समांतर है बी सी के। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि यदि आपको दे देते हैं कि डी ई समांतर है बी सी की, तो आप उनको समानुपात में लिख सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार यदि आपको जो समानुपात भुजाएं समानुपात में दे दी, तो आप कह सकते हो कि डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के। ये बात आपको बेसिक सी जानकारी थी, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाई थी, वो आपको मैंने थोड़ा पीछे की आइडिया दी है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज की क्वेश्चन पे उसी पे थेल्सपिरमे पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो करेंगे। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि डी ई बी सी के समांतर है। डी ई समांतर है बी सी का मतलब क्या है, ये अपनी भुजाओं को समानुपात में बांटेगी, समानुपात में बांटेगी, मतलब कि ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी का। ओके, तो इसको कैसे करेंगे अपन, हल में लिखेंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसमें लिखना, हल में लिखना आप कि दिया है, क्या दिया हमारे पास, दिया है हमारे पास, क्या दिया है कि डी ई समांतर है बी सी के। ओके, यदि डी ई समांतर है बी सी के, इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं, इसलिए थेल्सपिरमे से हम क्या कह सकते हैं, थेल्सपिरमे से हम कह सकते हैं कि जो ए डी बटे डी बी है, ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा हमारे पास ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी के। इतनी बात आपको समझ में आई। यदि डी ई समांतर है बी सी के, इसका मतलब है कि ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगी ए ई बटे ई सी की, जो चीज़ मैंने आपको पीछे अभी बताई थी कि यदि जो समांतर है, इसका मतलब कि जो भुजाएं वो क्या हो, समानुपात में विभाजित करती है। ओके, अब क्या करना, बेसिक आपको इनके जो मान दिए आप रखिए, ए डी की जगह रख सकते हैं अपन, ए डी की जगह पर क्या रखेंगे 1.5। ओके, डी बी की जगह पर क्या रखेंगे 3 बराबर, ए ई की जगह पर हमें दिया 1 और ई सी का मान हमें निकालना है, ई सी हमें निकालनी है। ओके, ई सी निकालनी है तो निकाल ले, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ेगी, 15 से जाएगा 2 बार, तो ई सी का मान हमारे यहाँ पर आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारे पास निकल के आ जाएगा।
तो EC क्या हो जाएगा 2 हमारे पास, EC 2 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएगा। ये बेसिक सा सवाल था जो बिल्कुल थेल्स प्रिंसिपल पर बेस्ड था, ठीक है। ये बहुत अच्छे सवाल हैं देखिए, बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो इन क्वेश्चनों की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है भाई। हमने क्या किया इसमें, देखो एक ना, अब ये तो है नहीं कि भाई हम ये स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ये रिवीजन की है। तो रिवीजन में क्या होता है कि हम आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को करा देते हैं। दूसरी चीज़, आपको जो इसके अंदर कंसेप्ट हैं वो सारी चीज़ रिवाइज हो जाएंगी। ओके, तो किसी को भी ये चीज़ नहीं आती है तो आज इस क्लास को करने के बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अगला बताइए, अगला क्या दिया हमारे पास। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रम से बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए बताइए क्या EF पैरेलल है BC के। वो सेम काम, पहले में क्या बोला गया था, पहले हमें समांतर दे दी गई, समांतर दे दी तो हमें क्या किया, जो भुजाओं से हमने निकाल लिए थे एल्सपन बेस से। इसमें को बोला गया कि EF समांतर QR के, ये कब समांतर होगा, EF QR के कब समांतर होगी, जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, भुजाएं समानुपात में होंगी। तो भुजाएं समानुपात, सबसे पहले आप भुजाएं समानुपात में कब होती थी, ये क्या थेल्स प्रमेय का विलोम है, क्या है थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन लास्ट में बता सकते हैं कि DE, यदि इनका जो अपन समानुपात निकालेंगे, यदि बराबर निकल के आया ना, भुजाओं का अनुपात यदि बराबर निकल के आया तो अपन बता देंगे कि EF है वो समांतर है QR के। ओके, तो सबसे पहले हमको मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। एक ट्रायंगल में क्या दिया है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि PQ और PR, मतलब कि PQR ये हमारे पास ट्रायंगल है। ओके, इसमें बोला गया कि PQ और PR, PQ हमारे पास ये है, PR हमारे पास है। इसमें दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं जिनको बोला गया E और F। ओके, ये हमारे पास दो बिंदु हैं E और F, E और F। ओके, अब बताना है कि अपने EF है ना, EF है वो QR के समांतर है या नहीं है, और ये समांतर कब होगी, जब इनकी भुजाओं का अनुपात समान निकल के आएगा। ओके, तो इसमें हल में लिखेंगे अपन, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आप लिखेंगे PE अपॉन QU, PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PE अपॉन PF अपॉन FR की। यदि ये बराबर निकल के आया, यदि ये दोनों मान बराबर निकल के आया तो हम बोल देंगे कि EF समांतर है QR के। ओके, मान रखो सबसे पहले PE का मान हमें दिया 3.9। ओके, दूसरी चीज EQ दिया हमारे पास 3, PF हमारे पास दिया 3.6 और FR हमें दिया 2.4। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 12 से जाएगा ये 3 बार, ये 2 बार। ओके, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, 3 से काटो इसको, ये 13 बार चला जाएगा, ये 10 बार जाएगा, ठीक है 10 बार। तो 13/10 बराबर निकल के आया हमारे पास 3/2। अब मुझे बताइए क्या ये 13/10 और 3/2 बराबर हैं, क्या ये 13/10 और 3/2 बराबर हैं, नहीं है ना, नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अतः अपन लिखेंगे, अतः EF समांतर नहीं है BC के, EF समांतर, अब डायरेक्ट लिख दो EF तथा QR, EF तथा QR समांतर नहीं है, तथा QR समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। यदि ये बराबर आ जाते तो हम क्या बोल देते, समांतर हैं। ओके, क्या सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? मुझे बताइए कि सभी को क्लियर हुआ, हो गया, सारी चीजें क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यदि ये बराबर मान निकल के आ जाता तो हम बोल देते ये समांतर हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए सेम क्वेश्चन है, ये आप कीजिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको भी तो प्रैक्टिस करने होंगे। हाँ, तो आप इस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व कीजिए। ओके, सेम उसी तरह होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आकृति DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। तो हमें सिद्ध करना है कि BF/AP बराबर हो जाएगा BE/EC के। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया, DE समांतर है EC के, मतलब कि ये DE समांतर है AC के। एक चीज तो हमें ये बोली गई है, दूसरी चीज बोली गई है हमें DF, जो DF है
वो समांतर है हमारे पास ए ई के। ओके, एक कहानी हमें इसमें दी गई है। देखो किस तरह इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। और दूसरी चीज, आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले और एक भी आपका नंबर कटे ना। ओके, तो हम हर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे, आपको हर कोशिश क्या कंप्लीटली आपको बताएंगे उसका सॉल्यूशन किस तरह आपको लिखना है। ठीक है भाई, हल में लिखेंगे अपन। दिया है, क्या दिया हमारे पास, दिया है, क्या दिया है हमारे पास दिया है कि डी ई समांतर ए सी के। आप बोल सकते हो त्रिभुज एबीसी में दिया है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हमारे पास, डीई समांतर है एसी के, तथा दूसरी चीज हमें दी गई है डीएफ समांतर है एई के। ओके, इतनी बात इसके प्रश्न में बोली गई है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बीई अपॉन ई सी, ठीक है भाई। अब प्रमाण में अपन लिखेंगे, यहां से अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, प्रमाण या प्रूफ कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है भाई, प्रमाण में क्या लिखेंगे अपन कि एच ई हमें दी हुई है डीई समांतर ई सी के, चूंकि डीई समांतर है ए सी के। ओके, ये चीज हमें दिया गया है। और थेल्स प्रमेय हमें क्या बोलती थी, थेल्स प्रमेय हमें क्या बोलती थी, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो वो उन भुजाओं को, रेखाओं को समानुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है भाई, यदि डीई समांतर है एसी के, अब डीई और एसी पे ध्यान दीजिए और सारी चीजों को भूल जाइए, डीई और ईसी पे ध्यान दीजिए, सारी चीजों को भूल जाइए। देखो ये हमारे पास दी है डीई, ये हमारे पास क्या दे डीई। ओके, और दूसरी चीज दी है हमारे पास एसी, ये हमारे पास दिया गया। ओके, यदि डीई समांतर एसी के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा कि जो बी डी अपॉन डी ए बराबर हो जाएगा बीई अपॉन ईसी के। यही करते थे अपन। इन लाइनों को भूल जाइए आप, अभी के लिए ये लाइन को भूल जाइए आप कि ये लाइन है यहां पर, ये लाइन को भूल जाइए। यदि हमें दिया गया है डीई समांतर एसी के, इसका मतलब कि जो एडी बटे डीबी है ना, वो समानुपात में हो जाएगा बीई अपॉन ईसी के। ओके, तो हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, यदि डीई समांतर एसी के, तो हम क्या लिखेंगे कि जो एडी अपॉन डीबी बराबर हो जाएगा हमारे पास बीई अपॉन ईसी के। ठीक है, इस चीज को हमने कैसे लिया, थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से कह दो या बीपीटी से कह दो, बात बराबर है। ओके, उसी को बोलते हैं बीपीटी, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को ही अपन बीपी बोलते हैं। इसको बोलते थे एडी बटे डीबी बराबर आएगा बीई अपॉन ईसी, मतलब कि हमारे पास एक चीज तो निकल के आ गई, दूसरी चीज हमें निकालना है बी एफ अपॉन एपी। दूसरी चीज क्या निकालनी है हमें, बी एफ अपॉन एपी। इसको दे दो समीकरण नंबर 1 मान दो, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें क्या दी है, तथा दूसरी चीज हमें बोली गई है कि डी एफ समांतर है एई के, ये चीज हमें दिया है। ओके, अब ये समांतर कहाँ के, इनको ध्यान दीजिए। अब इस बार आपको क्या करना है, इन पे ध्यान दीजिए। अभी तक एक कहानी थी, अब हमें कौन सी भुजा लेनी है, इस बार हमें लेनी है, देखो इस बार हमें ध्यान देना है कि डीएफ और एई, डीएफ और एई पे ध्यान दीजिए। ओके, जैसे ही अपन डीएफ अपॉन ए, डीएफ समांतर है एई के, इसका मतलब क्या है एडी बटे डीबी, इसके अंदर भी एडी बटे डीबी आ जाएगा। और अगली बार क्या लेंगे, बी एफ अपॉन एपी लेंगे, बी एफ अपॉन
एफ ई लेंगे। ठीक है भाई, ये उल्टा हो गया, सेम कुछ है नहीं, अलग कुछ नहीं है, बस इसमें क्या उल्टा हो गया, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी। लेकिन हमें क्या करना है, जो जहाँ से समांतर दी गई है ना उस पर गौर कीजिए, आप ध्यान दीजिए। ओके, यदि ये ए ई है और डी एफ ए है तो इन भुजाओं को क्या करेगी, वो समानुपात में विभाजित करेगी। बात समझ में? तो लिख दीजिए, आप क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसलिए यदि डी एफ समांतर है ए ई के, इसका मतलब कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा हमारे पास बी एफ अपॉन ए पी, बी एफ अपॉन ए पी। ये भी चीज़ आप कहाँ से लिया हमने, थेल्स प्रमेय से। ये भी कहाँ से निकल के आए, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, समीकरण 2। अब देखिए आप, जो लेफ्ट हैंड साइड में ए डी बटे डी बी, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में ए डी बटे डी बी। ओके, यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उसके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो आप लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर जैसे ही अपन 1 और 2 की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी बराबर कर दो। तो राइट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगा बी एफ अपॉन ए पी, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर हो जाएगा हमारे पास बी ई अपॉन ई सी के, बी ई अपॉन ई सी के। और हमें क्या निकालना था, ये चीज तो निकालनी थी। इस तरह आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आया ना सभी को? हाँ, बताइए कैसा लगा सवाल? अरे इसके अंदर कुछ नहीं, बस थोड़ा क्या आपको इन चीज़ों को ध्यान से देखना है। यदि आपने इन चीज़ों को एक बार देख लिया, ध्यान समझ में आ गया ना सारी चीज़ें, तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं खास। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यदि आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है सारी चीज़ों को, तो आपको ये सारी चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमने इसीलिए तो आपको बेसिक क्लास, इसकी 2 क्लासें रखी, क्योंकि हमें पता था कि एक क्लास में इसको पढ़ाना मतलब पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है, 2 से 2.5 घंटे की। ओके, तो हमने क्या किया, आपको 2 अलग अलग क्लास दे दी, जिससे कि आपको मतलब कि सावधानी हो, जिससे कि एक क्लास में आप पूरे कंसेप्ट कर लो, दूसरी क्लास में क्वेश्चन कर लो, बात खत्म। समझ में? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें क्लियरली बोला गया है कि प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 क्या थी हमारे पास, थेल्स प्रमेय थी। 6.1 क्या थी हमारे पास, थेल्स प्रमेय थी। का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये चीज आपको बताना है। और याद कीजिए, आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को कक्षा 9th में भी दिया गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले बनाइए आप एक त्रिभुज। ठीक है, जब तक आप कोई आकृति नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बनाया। त्रिभुज में क्या बोला गया है, देखो समझिए, आप उसकी लैंग्वेज को पकड़िए। सबसे पहले देखो, उसमें बोला गया कि एक त्रिभुज, एक त्रिभुज मानना हमने ए बी सी मान लिया। ओके, ए बी सी हमारे पास एक त्रिभुज हो जाएगा। ओके, इसमें क्या बोला गया कि एक भुजा, ये हमारे पास एक भुजा है, इसके मध्य बिंदु जे हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच में मध्य बिंदु है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये इसको बराबर भागों में बांटेगी। मतलब कि जो ए निकल के आ जाए, इसको नाम दे दो डी और ई, डी और ई हमने इसको नाम दे दी। मध्य बिंदु इसका मतलब कि ए डी और डी बी बराबर होंगे, ए डी का मान और डी बी का मान बराबर हो जाएगा। ओके, मध्य बिंदु से होकर भुजा के समांतर खींची गई, मतलब कि ए इसके समांतर भी होगी। उसमें क्लियरली बोला गया है कि वो होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें बताना है कि ए ई बटे ई सी बराबर है क्या, ए ई बटे ई सी बराबर है क्या, ये हमें बताना है। ओके, हम क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले लिखिए दिया है, क्या दिया हमारे पास, दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी, त्रिभुज में आप लिख देंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है
त्रिभुज है जिसमें लिखेंगे आप, जिसमें भुजा, जिसमें आप डायरेक्ट भी लिख दो, जिसमें एक त्रिभुज है जिसमें AD बराबर DB, AD बराबर DB, AD बराबर DB दिया। दूसरी चीज हमें बोली गई कि तथा कुछ जो DE है हमारे पास, वो क्या समांतर है BC के। ये चीज हमें इस त्रिभुज के अंदर दिया गया। ओके, अब हमें सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि AE बराबर है EC के, AE बराबर है EC के। ये बात हमें इसके अंदर सिद्ध करनी है। ठीक है भाई, समझ में आए इतनी बात आपको? समझ में आए कि नहीं आए, मुझे बताइए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई सारी चीज? देखो, अब यदि A इसके बराबर है, ओके, देखो A इसके समांतर है, A इसके समांतर है, इसका मतलब क्या है? अब लिखेंगे दिया है, एक तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ओके, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ओके, हम लिखेंगे प्रमाण में, प्रमाण ही लिख दो। प्रमाण में लिखेंगे अपन, प्रमाण में लिखेंगे कि DE समांतर है BC के। ये चीज हमें इसके अंदर दिया गया है। वो अभी हम करते हैं कि यदि ये रेखा इसके समांतर है, इसका मतलब कि ये समानुपात में होंगी, मतलब AD बटे DB बराबर हो जाएगी AE बटे EC के। ये हम किससे कह सकते हैं? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं कि AD बटे DB बराबर हो जाएगी हमारे पास AE बटे EC के, AE बटे EC के। ये हमने बोला थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय का बहुत यूज होता है इसको इसके अंदर। ठीक है, थेल्स प्रमेय में आपको सबसे अच्छे से समझ में आ गई सारी चीजें। आप तो क्या कीजिए, यदि आपके समांतर दिए हैं तो उन भुजाओं को समानुपात में कर दीजिए, और यदि समानुपात में हैं तो आप उनको समांतर कर दीजिए, तो आपको एक ना एक चीज निकल के आ जाएगी। ओके, अब मुझे बताइए समीकरण 1 में AD की जगह पर क्या दिया गया? AD की जगह पर DB दिया गया, AD की जगह पर DB दिया गया, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 में क्या दिया हमारे पास? देखो, मैं आपको यहां पर रख के बता देता हूं। समीकरण 1 में दिया है AD की जगह पर DB रख दो, तो यहां क्या हो जाएगी? AD, चाहे AD की जगह पर रख दो या DB की जगह पर रख दो, कोई बात नहीं है। अब DB की जगह पर रख दो, AD अपॉन DB की जगह पर रख दो AD, हो गया। और दूसरी साइड हमारे पास दिए AE बटे EC, AE बटे EC। ओके, AD से AD गया, AD से AD गया तो मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा? इधर से कुछ नहीं बचा, 1/1 बचा। ओके, ये हो जाएगा AE अपॉन EC। इसको जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास EC बराबर AE निकल के आ गया। और हमें सिद्ध क्या करना था? EC बराबर AE तो सिद्ध करना था, EC बराबर AE तो सिद्ध करना था, तो बस ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में? आप लिख दो प्रूव्ड। इतना इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चन? इजी लग रहा है ना सारे? भैया यदि आपने सबसे पहले यदि थेल्स में सारी चीजों को एक बार ठीक से समझ लिया ना, यदि आपने दिमाग में ये सारी चीज बैठ गई ना आपके, तो फिर आपको इन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। ओके, अब बात करते हैं आगे। अब हम समझते हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें क्या होता है? देखो, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रूव करनी होती हैं। वैसे बेसिकली आपको मुझे प्रूव करने बताना होता है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक छोटी सी क्लास में इनको प्रूव कर लें। इनके जो प्रूव्ड हैं वो क्या थोड़े लंबे लंबे बड़े बड़े हैं, तो उसमें क्या थोड़ा टाइम लगता है, समझ में? और आपको ये यदि नहीं भी आता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इन पॉइंटों को समझिए। यदि आप पॉइंटों को समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट तो यही है। तो समझिए, इसमें क्या बोला कि दो त्रिभुज दिए हमारे पास, यदि उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं।
ये चीज हमने पहले भी बताई आपको, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। यदि संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है तो वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये चीज हम पहले भी बोल सकते हैं। तो ये चीज किस वजह से होती थी, ये चीज किस वजह से होती, उन्होंने बोला संगत कोण बराबर है। संगत बराबर मतलब कि यदि उसके तीनों कोण बराबर हो गए, यदि इस दो त्रिभुज हैं उनके तीनों कोण समान है, जैसे कि मैं बताता हूं आपको, जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज ए दिया गया है, ओके, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ए दिया गया। समझो इस बात को थोड़ा। यदि ए त्रिभुज ए, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, समझ में। जैसे कि ये 45 डिग्री दिया गया, ओके, और इन दोनों, यदि ये 45 है तो 180 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, हाँ 45 मत लो, 50 ले लो, चलो ये हमारे पास 50 डिग्री का एक दिया है और ये भी कितने का दिया, 50 का। बात समझ में। यदि ये 50 का है तो ये 50 का दिया। दूसरी चीज, तो बचे कितने हमारे पास, 130 डिग्री के, तो इसको मान लो ये 65 डिग्री का है, ये भी 65 डिग्री का है, ये भी 65 डिग्री का है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 65 डिग्री के हो जाएंगे, 65 डिग्री के हो जाएंगे। वैसे तो ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके सारे कोण बराबर होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बता दिया, यदि ये जैसे कि एक कोण इसके बराबर है, एक कोण इसके बराबर है, एक कोण इसके बराबर है, इसका मतलब है कि वे कोण बराबर है, उनके संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर है तो उनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, एक ही अनुपात में होंगी। उनकी भुजाएं, जैसे कि ए दिया हमारे पास ए बी सी, दूसरा दिया हमारे पास पी क्यू आर। यदि इनके कोण बराबर है, इनके कोण बराबर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी बटे पी आर के। संगत भुजाएं लेनी है और बी सी अपॉन क्यू आर के, ये चीज बराबर हो जाएंगे। संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, एक ही अनुपात में हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये किस वजह से होती थी, ये बात रखनी है आपको, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से, कोण समरूपता से, मतलब कि तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, एक ही अनुपात में हो जाएंगी। ये चीज आएगी हमारे पास कोण से, क्योंकि ये कोण ई दिए हैं हमारे पास। बात समझ में आई, इतनी बात इसके अंदर क्लियर हो गई। अब आइए अगले पर, ये आपको ध्यान रखनी है, यदि इसके तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो उनको समरूप आप बोल सकते हो आसानी से, ठीक है भाई। दूसरी चीज, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रम से दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसको बोल सकते हैं दो। यदि दो त्रिभुज हमारे पास दिए गए हैं, दो त्रिभुज हमारे पास दिए गए हैं, यदि उनके दो कोण बराबर हैं, दो संगत कोण बराबर हैं, तो हम उन त्रिभुजों को समरूप बोल देंगे। अब ये चीज कैसे, क्यों बोलेंगे, ये चीज क्यों बोलेंगे, देखो समझो। ये हमारे पास दो त्रिभुज है, ये 30 दिया है, ये हमारे पास 50 दिया, ओके, ये भी 30 दिया है और ये 50 दिया है। अब इसको दो त्रिभुज दो कोण होने पर भी हम इनको समरूप क्यों बोल रहे हैं, भैया हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। यदि इनके दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, मतलब कि ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, क्योंकि 80 तो बात हमारी यहां से बन गई, बची कितनी 100, तो 100 तो वो डेफिनेटली तीसरे को होना ही होना है। यदि ये त्रिभुज है तो डेफिनेटली उसके तीसरे कोण को बराबर होना ही होना है। इसलिए हम क्या कर देते हैं कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो हम उन त्रिभुजों को क्या कर देंगे, समरूप बोल देंगे, समरूप बोल देंगे, क्योंकि वहां तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। फिर यदि दो कोण बराबर हो गए तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, कोण समरूपता कसौटी से। इसमें क्या फायदा हो जाता है, मैं यदि हम निकालते हैं, क्वेश्चन करते हैं, यदि दो कोण बराबर निकल के आ गए तो हम वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और उनको समरूप बोल देते हैं। बात समझ में क्लियर है। आइए अगले पर चलते हैं। अगले में क्या बोला गया है कि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब उल्टा हो गया। अभी तक हम कोण ले रहे थे, अभी क्या बोला, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो क्या हो जाता है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। यदि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो हम क्या बोल देंगे, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इसको क्या नाम देते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन एस समरूपता कसौटी। इसका मतलब साइड, भुजा, ये हो जाएगा भुजा।
ठीक है भाई। पिछली बार हमने बताया था कि यदि कोण बराबर है तो भुजाएं अपने आप समानुपाती हो गई, यदि भुजाएं अनुपात में हैं तो उसके कोण भी समानुपात हो जाएंगे, कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगले में क्या बोला गया, अगले में बोला गया एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, एक तो ये बात हो गई, दूसरी चीज एक एक कोण की बात हो गई, दूसरी चीज इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। और इस चीज को हम किससे बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं अपन एस एस, मतलब कि साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। यदि हमें दो त्रिभुज दिए, उनकी दो भुजाएं एक ही अनुपात में और उनका एक कोण बराबर है, तो भी हम त्रिभुजों को क्या बोल देंगे, समरूप बोल देंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर 4 ही पॉइंट थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगे आने वाले सवालों में। देखो, तीनों कोण बराबर हो जाए तो समरूप हो जाएंगे, दूसरी चीज दो कोण बराबर हो गए तो भी समरूप हो जाएंगे, तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो भी क्या, तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में हो गई तो भी समरूप हो जाएंगे, यदि दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाए तो भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है भाई। बस इतना ही था, इसमें और कुछ ज्यादा खास था नहीं। अब कोर्स करते हैं अपन क्वेश्चन, इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। देखो, इसमें क्या बोला गया कि आकृति में त्रिभुजों के युग्म दिए गए, ये सारी कहानी छोड़ो, ये हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए, दो त्रिभुज हमारे पास दिए गए ABC और PQR। ओके, इसमें क्या दिया गया, कोण A है उसके बराबर कोण P दिया गया, उसी प्रकार कोण B है उसके बराबर कोण Q दिया गया, और कोण C है उसके बराबर कोण R दिया गया। बराबर दिए गए, बराबर दिए गए। यदि इनके कोण बराबर हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हैं तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बात समझ? तो इसमें क्या बोला गया, त्रिभुजों के युग्म कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को जिसका उपयोग करते हुए उत्तर देने के लिए मैं किया गया, साथ ही मतलब लिखनी है अपन, सीधी सीधी बात जी है। इसमें क्या लिखना है, हल में लिखना है आपको, हल में लिखना है कि कोण A बराबर है हमारे पास कोण P के, कोण P के बराबर कितना दिया हमारे पास, 60 डिग्री। ओके, दूसरी चीज कोण B बराबर है हमारे पास कोण Q के, बराबर क्या दिया है, 80 डिग्री। तीसरी चीज हमें दी गई है कोण C बराबर दिए हमारे पास कोण R के। यहां लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा PQR में, तथा त्रिभुज PQR में बराबर दिया हमारे पास, कितना दिया, 40 डिग्री। आप यहां भी देख सकते हो ये क्या त्रिभुज है, त्रिभुज है तो इनके कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो 8 अच्छा 14, 14 अच्छा 40 हो रहा है ना, 180, हाँ ये 180 हो गया। ठीक है, अब लिख देंगे अपन, अतः ये कैसे हो रहा था, कोणों से समरूप हो रहे हैं, हम लिखेंगे अतः, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके लिए, ए समरूपता कसौटी से, ए मतलब कि भुजा वो कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC समांतर है, वो समरूप है त्रिभुज PQR की। ये हमारे पास समरूप का वो होता है चिन्ह, ये क्या होता है, समरूप का चिन्ह होता है। ठीक है भाई, इस तरह आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, आपको इनके अंदर समरूपता बतानी है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं और कौन कौन से त्रिभुज समरूप नहीं है। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना सारे क्वेश्चन? मुझे बताइए कि आपको सभी को समझ में आ रहा है ना सारे क्वेश्चन? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाँ अगले क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, ये हमारे पास एक डायग्राम दिया गया जिसमें क्या दिया गया, त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA ये क्या समांतर है, यहाँ पर समरूप है, समरूप का चिन्ह है, शायद आपको दिख ना रहा हो ठीक से, ये समरूप है। और दूसरी चीज हमें दी गई कि BOC 125 डिग्री दिया गया और CDO 70 डिग्री दिया गया, तो DOC DCO और OAB ये हमें मान निकालने हैं। ओके, तो इसको किस तरह हल करेंगे अपन, हल में लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखो दिया है, क्या दिया हमारे पास कि त्रिभुज ODC समरूप है
त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज OBA के। ये चीज दिएगा हमारे पास। और क्या दिया हमारे पास? और दिया हमारे पास कि कोण BOC बराबर दिया 125 डिग्री एवं CDO कोण CDO बराबर दिया हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे, देखो आपको एक चीज पता होगी, आपको ये बात पता होगी, यदि कोई हमारे पास एक लाइन दी है, यदि कोई हमारे पास एक रेखा दी है, रेखा दी है, यदि कोई इस पर लाइन डाल दे, ये हमने इस पर लंब डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। यदि कोई रेखा दी है हमारे, आपके पास जो चांद होता है उसमें क्या होता है, ये जो एंगल बनता है ना, ये कोण 180 डिग्री का होता है। यदि इसको पूरा कर दो तो ये कितना हो जाए? 360 डिग्री का। ये कितना हो जाता है? 360 डिग्री। और ये कितना आधा होता है? एक होता है 180 डिग्री। इसी प्रकार देखो इसमें हमारे पास दिए गए, ध्यान से देखिएगा, जो रैखिक कोण बोलते हैं उनको रैखिक युग्म बोलते हैं। क्यों नहीं हो रहा भाई? चलो छोड़ो इसको। देखो रैखिक युग्म देखिए, आप ये लाइन देखिए DOB देख रहे हो, एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। यदि इतना कोण 125 डिग्री है तो बाकी का कितना होगा? बाकी का कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस कर दो 125, 180 में से माइनस कर दो 125, तो हम लिखेंगे कि कोण लिखेंगे अपन DOC प्रमाण में लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तब लिख दो, तब कोण DOC प्लस कोण DOC, ध्यान दीजिए, ये बन गया कोण DOC, ये हो जाएगा हमारे पास कोण DOC, और दूसरा BOC, ये लाइन आ जाएगी, इस पर एक रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, समझ में? यदि ये 125 है तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस 125। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? BOC कोण, अब लिखेंगे कोण BOC, कोण BOC बराबर हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया। और DOC हमारे पास क्या दिया गया? DOC हमारे पास दिया गया 125 दिया गया, प्लस कोण BOC बराबर 180। इसमें लिख सकते हो रैखिक युग्म, यदि 125 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो BOC हमारे पास कितना निकल, 180 में से 125 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 55। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको। एक चीज तो हमारे पास निकल के आ गई, BOC क्या निकल के आ रहे? अच्छा BOC तो दिया ही था, BOC तो हमारे पास दिया ही था, DOC निकालना था, DOC निकालना था हमारे पास, BOC दिया गया था हमारे पास 125, तो हमारे पास DOC क्या निकल के आ जाएगा? DOC हमारे पास हो जाएगा 55 डिग्री, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। एक बात तो हमारे पास निकल के आ गई, एक चीज तो हमारे पास निकल के आ गई, ये 55 डिग्री हो गया, DOC का काम हो गया तमाम। अब बात करते हैं DCO और OAB। अब आपको पता होगा, देखो अब इस पे आइए पहले, अब मैं अभी आपको बताते आया हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। यदि ये 125 है, ओके, और ये हमने निकाली है 55, ये 55 निकाली है। अब इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज DOC देख रहे हो, हमें इसके दो एंगल पता चल गए, एक 55 एक 70, तो तीसरा एंगल निकाल देंगे, हमें पता है कि तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। यदि हमें दो कोणों का पता चल गया तो तीसरा कोण निकाल देंगे, उसमें क्या, हम लिखेंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में क्या लिख देंगे? त्रिभुज DOC में अपन लिख देंगे कि कोण, देखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, कोण DOC प्लस, एक तो DOC लिख सकते हैं अपन, एक ले लो DOC हो गया, एक DCO, कोण DCO प्लस
कोण हो जाएगा हमारे पास ओडीसी, ओडीसी कोण ओडीसी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये चीज क्यों होती है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहां पे लिख दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो अब डीओसी हमारे पास निकल के आया अभी 55 डिग्री। ओके, डीसीओ हमें निकालना है, कोण डीसीओ हमें निकालना है प्लस ओडीसी, ओडीसी हमारे पास 70 डिग्री दिया गया, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 70 और 55 हो जाएंगे 125, 125 180 में से 125 जाएंगे तो हमारे पास डीसीओ निकल के क्या जाएगा? यदि 180 में से 125 जाएंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 55 डिग्री। तो ए बी हमारे पास क्या निकल के आ गया? 55 डिग्री निकल के आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, सभी को क्लियर हो गई इतनी बात? अब बात करते हैं अगले। अब दो तो हमारे पास निकल के आ गए, डीसीओ निकल के आ गया हमारे पास और डीओसी निकल गया, मतलब इनका काम तो हो गया। अब बात करते हैं एओबी के बारे में। मैं यहां पर कर देता हूं उसको आगे। आपको एक चीज दी गई थी कि ओडीसी समरूप है ओबीए के, ओडीसी है ना वो समरूप है ओबीए के। हम क्या लिखेंगे यहां पर? चूंकि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, ओबीए के समरूप है, ए समरूप दिया गया हमारे पास। यदि ये समरूप है तो क्या होगा? यदि ये समरूप है तो क्या होगा? यदि ये समरूप है, देखो हमारे पास एक तो दिया डी ओ डी सी और दिया गया ओ बी ए, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जैसे कि जो कोण सी है उसका संगत कोण क्या है? कोण ए। कोण सी का संगत कोण क्या है? कोण ए। रैके कोण सी का संगत कोण कोण ए हो जाएगा, तो हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा। और कोण सी का मान अभी हमने निकाला है 55 निकल के आया, तो यहां से कोण ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा? कोण ए बराबर 55 निकल के आ जाएगा। कोण ए लिख लो या फिर ओ ए बी लिख लो, कोई बात बराबर नहीं है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओ ए बी बराबर 55। इस तरह आप तीनों कोणों को निकाल सकते हो। क्लियर हुआ सभी को? समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बताइए सभी लोग, मुझे बताइए कि सभी को समझ में आया। इस तरह आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पे क्या दिया हमारे पास? एक त्रिभुज दिया है हमारे पास पी क्यू आर, जिसके अंदर भुजाएं दी है हमारे पास पी आर और क्यू आर, पर दो क्रम से बिंदु हैं एस और टी। एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के। तो दर्शाइए कि जो ये त्रिभुज लिखा है भाई, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज आर पी क्यू समांतर है, वो समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के, ये चीज हमें इसके अंदर बतानी है। कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, सभी लोग कीजिए सॉल्व। क्या निकल के आ रहा है मुझे जल्दी बताइए, क्या निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे जल्दी बताइए सभी लोग। ठीक है, देखो ये हमारे पास त्रिभुज दिए, देखो इसमें क्या किया, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए एक पी क्यू आर, त्रिभुज हमने बनाया एक पी क्यू आर, ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया पी क्यू आर। इसमें क्या बोला कि पी आर और क्यू आर, इनके नाम दे दो, पॉइंटों के नाम दे दो, ये पी और ए क्यू और ए आर। ओके, ये जा रहा है कि नहीं? अरे यार सारा जा रहा है, चलो कोई ना। इनके बिंदु देखो, ए एस हो जाएगा एक और दूसरा बिंदु इस पे हो जाएगा टी। क्यों? क्रम से बोला गया, क्रम से बोला गया कि मतलब कि पी आर पे हमें एस लेना है, क्यू आर पे टी लेना है। क्रम से का मतलब है कि उसी के अकॉर्डिंग उसने पी आर बोला गया तो यहाँ से पहले लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एस, ये हो जाएगा हमारे पास टी। इनको मिला दो, इनको मिला दो। अब इसमें क्या बोला गया, कोण पी है वो बराबर है टी के, मतलब कि ये कोण है जो बराबर है हमारे पास किसके?
आर टी एस, आर टी एस इस कोण के ए बराबर हो जाए। ओके, अब लिखो कि दिया है क्या दिया हमारे पास कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, जिसमें दिया गया हमारे पास, जिसमें क्या दिया हमारे पास, जिसमें आप इस लाइन को भी लिख सकते हो जिसमें पी आर और भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रम से बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है। ठीक है बात, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कोण पी बराबर हमारे पास दिया गया कोण आर टी एस, ये चीज हमें इसके अंदर दी गई है। ओके, हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले लिखिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज आर पी क्यू समांतर है त्रिभुज आर टी एस के, सॉरी समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ये चीज हमें इसके अंदर प्रूव करके बतानी है। ओके, देखो इसको हम देखो आर पी क्यू ये बड़ा वाला त्रिभुज और आर टी एस एक छोटा वाला त्रिभुज। ओके, ये दोनों समरूप हैं या नहीं है, ये चीज हमें इसके अंदर बतानी है। ये चीज हम कब बता सकते हैं, ये लाइन कीजिए जिससे कि आपको क्लियरली हो जाए कि ये चीज इसके अंदर बोली गई। देखो अच्छा, तभी तो मैं समझू क्या दिक्कत हो रही है इसके अंदर। हमने क्या किया अभी, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई हमसे। देखो इसमें क्या बोला कि पी आर और क्यू आर बोला गया है, हमने पी आर और क्यू आर हमने पी क्यू ले लिया था जबकि उसमें बोला गया था पी आर, तो ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास आर है, तो ये लाइन हमारे पास दी गई है। इस तरह हमारे पास एक लाइन दी गई है जिसमें हमें दिया गया, यहाँ पर दिया गया पी आर पर एस, ये दिया गया टी, तो एक कोण जो टी कोण है और पी कोण है जो दोनों बराबर है। ओके, तो हम लिखेंगे प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज आर टी एस त्रिभुज आर टी एस में हमारे पास क्या दिया गया कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस के, ये चीज हमें क्या दिया गया ये चीज हमें दिया गया है। ओके, एक तो हमारे पास एक कोण बराबर निकल के आ गया जो P है वो T के बराबर है, और दूसरी चीज आप इसके अंदर गौर कीजिए कि पी क्यू आर के अंदर भी आर आ रहा है, और आर टी एस के अंदर भी आर आ रहा है, मतलब कि क्या है, आर उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए बराबर है। तो हम लिख देंगे कि कोण आर बराबर कोण आर, ये क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे, उभयनिष्ठ एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास उभयनिष्ठ, कॉमन हो जाएगा। ओके, यदि इसके दोनों कोण बराबर हो गए, यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, आर टी एस के अंदर टी और उसके अंदर पी, इसके अंदर आर और सी के अंदर आर, मतलब कि दोनों में आर है तो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। यदि इसके दो कोण बराबर हो गए तो हमने बताया कि यदि दो कोण बराबर हो जाते हैं, यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ओके, हम लिख देंगे अतः भुजा समरूपता से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा हमारे पास त्रिभुज आर टी एस के समरूप हो जाएगा। क्लियर है ब्रो, समझ में आया सभी बच्चों को, ये समरूप हो जाएंगे। यदि दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज को समरूप बोल सकते हैं। एक चीज हमने अभी कसौटी में बताई थी आपको, समरूपता, उसके अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, बात समझ में आई। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हमारे पास इमेज दिया है जिसमें क्या बोला गया कि आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब
एडी और सीई परस्पर बिंदु पी और ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो शीर्ष लंब है दोनों के, एक तो सीई हो जाएगा और एक एडी हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। शीर्ष लंब क्या होते हैं, 90 डिग्री के, ए भी 90 डिग्री का, ए भी 90 डिग्री का, मतलब कि ये दोनों कोण बराबर है। इस चीज का आगे प्रयोग होगा, आप देखिएगा। सबसे पहले हम पहले नंबर के क्वेश्चन को करते हैं, फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन को करते हैं। देखो देखो बच्चों, इसमें क्या बोला गया कि एबीसी एक त्रिभुज शीर्ष लंब है। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ले लो आप एईपी, त्रिभुज एईपी, एईपी कहाँ है, एईपी ध्यान दीजिए, एईपी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो एईपी, एक तो ए त्रिभुज लेना है आपको, एईपी, एईपी लेना है, एईपी समझ में आ गया। इसको मैं फिल कर देता हूं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। देखो क्यों नहीं हो रहा ब्रो, देखो एक तो एईपी हमारे पास ए त्रिभुज हो गए, बात समझ में आई। दूसरी चीज सीडीपी, सीडीपी क्या है, सीडीपी एक त्रिभुज हमारे पास ए हो जाएगा, सीडीपी एक त्रिभुज हो गया हमारे पास सीडीपी। ओके, कंप्लीटली फिर कर देते हैं। अब ये त्रिभुज आपको क्लियरली दिख रहे होंगे कि एक तो एईपी और एक सीडीपी, इसके अंदर ये दो कोण बराबर दिए गए थे, ये 90 डिग्री के थे, ये दोनों कोण क्या थे, 90 डिग्री थे। हम लिखेंगे तथा कौन सा त्रिभुज, सीडीपी, तथा त्रिभुज सीडीपी में, सीडीपी में कोण ई बराबर है, कोण ई बराबर हो जाएगा कोण डी के, कोण डी के बराबर 90 डिग्री के, समान कोण है, प्रत्येक 90 डिग्री का। एक कोण तो हमारे पास बराबर निकल के आ गया दोनों में से, इसमें से ई निकल के आ गया, इसमें से डी निकल के आ गया, बात समझ। अब क्या करना है हमें, या तो एक भुजा, दो भुजा निकल के आ जाए, या फिर एक कोण और निकल के आ जाए। अब आपको एक चीज पता होगी कि जो इसके जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे, इसके ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, कोण पी यहां से और कोण पी, तो ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, चलो कोई ना, दूसरा लिख सकते हो आप कि कोण ए पी ई तथा कोण ए पी ई, देखो ये बराबर हो जाएगा कोण, क्या हो जाता है, देखो कोण ए पी ई बराबर हो जाएगा हमारे पास सी पी डी के, सी पी डी के, कोण सी पी डी, इसको लिख दो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसके दो कोण बराबर निकल के आ गए, दो कोण बराबर निकल के आ गए तो हम क्या करेंगे, समरूप हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 बार 2 से, समीकरण 1 बार 2 से, 2 से त्रिभुज, त्रिभुज एईपी, एईपी त्रिभुज सीडीपी, ये समरूप हो जाएंगे। ये कैसे निकल गया है हमारे पास, ए समरूपता से, ए समरूपता से। समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर हुआ सारी चीजें? मुझे बताइए क्या ये क्लियर हुआ, इतनी बात आपको फिर समझ में आ गई सारी चीज? हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई हमें इसके अंदर बतानी है। बच्चों आप एक बात समझो, जैसे कि हमारे पास एक जो मीनार दी हुई है, ओके, यहां पर ये सूर्य बाबा है हमारे पास, सूर्य देवता है। यदि ये यहां से पड़ेंगे, इसकी रोशनी यहां से आएगी, यहां से रोशनी आएगी तो इनकी छाया इधर ही जाएगी।
छाया यहाँ पर होगी। ओके, तो और एक हमारे पास दिए गए, एक हमारे पास क्या दिया, स्तंभ, स्तंभ दिया गया। स्तंभ यह तो आप अलग बना सकते हो या इसी के अंदर बना दीजिए। ये हमने एक स्तंभ बना देते हैं अपन। देखो बात समझो, ये तो हमारे पास पूरी हो गई, वो मीनार हो गई, पूरी हमारे पास क्या हो गई, मीनार हो गई। ओके, और ये छोटा सा हमारे पास क्या हो गया, एक स्तंभ हो गया, और ये पूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी हमारे पास मीनार। बात समझ में? तो इसको नाम दे सकते हो आप, इसको बोल दे दो, चलो कोई ना, इसको बोल देते हैं PQR। ये हमारे पास PQR एक मीनार है, इसको नाम दे दो ST। इसमें क्या बोला गया कि जो स्तंभ है, जो हमारे पास स्तंभ है, स्तंभ की लंबाई दी गई है हमारे पास 4 मीटर, जो ST है वो दी है हमारे पास 4 मीटर। नहीं दिख रहा होगा आपको ये कलर, चलो देखते हैं, ग्रीन रेड कलर दिखेगा सर। ये हमारे पास 4 मीटर दी गई है इसके अंदर। ओके, और दूसरी चीज, उसी मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर दी गई, मीनार यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हमारे पास दी गई है 28 मीटर। ये कितनी दी गई है हमारे पास, 28 मीटर। और जो स्तंभ की छाया की लंबाई, सॉरी 6 मीटर का, अच्छा जे हाइट इसकी 6 मीटर है, हाइट क्या है इसकी 6 मीटर है, और जबकि इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, समझ में आए, इमेज समझ में आई सभी को कि किस तरह हमने एक बनाया, इसको आकृति बनाई हमने। कि देखो सबसे पहले आपको ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये स्तंभ है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्तंभ दिया गया है इसके अंदर, जिसकी हाइट है 6 मीटर और उसकी छाया जा रही है 4 मीटर। ओके, और एक हमारे पास मीनार है PQR, जिसकी छाया जा रही है 28 मीटर। ओके, और इसकी जो हाइट है, हाइट ही हमें PQ निकाल के बतानी, PQ निकालनी है हमें। तो हम लिखेंगे, अतः हल में लिखेंगे माना PQ एक मीनार है, PQ माना PQ एक मीनार है, एक मीनार है तथा ST एक स्तंभ है, ST एक स्तंभ है। मीनार की छाया QR, मीनार की छाया QR बराबर दिया हमारे पास 28 मीटर, तथा स्तंभ की छाया क्या हमारे पास, TR बराबर दिया हमारे पास 4 मीटर, एवं स्तंभ की ऊंचाई, यहां पे डायरेक्ट यहां पे ही लिख सकते हो आप कि ST बराबर 6 मीटर तथा एक स्तंभ है। हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, हमें निकालनी है, हमें PQ बराबर निकालना है, PQ बराबर क्या हमें ज्ञात करना है। बात समझ में? क्या सभी को इतनी यहां तक सारी चीज, इतनी बात समझ में आ गई? क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे बताइए कि त्रिभुज PQR और STR, इसके अंदर देखिए कि जो एंगल है, एंगल पे ध्यान दीजिए। देखो PQR के अंदर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री है, PQR के अंदर जो Q है वो 90 डिग्री का है, STR के अंदर जो T है वो भी 90 डिग्री का है। तो इसके दो एंगल तो बराबर हो गए, इसके संगत कोण बराबर हो गए, एक संगत कोण बराबर हो गए। दूसरी चीज देखिए, PQR के अंदर जो R है वो ओवेनिस्ट आ रहा है, वो R निकल के आ रहा है, और STR है उसके अंदर भी R आ रहा है, मतलब कि R एक क्या हो जाएगा, ओवेनिस्ट हो जाएगा, R ओवेनिस्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज PQR तथा STR में क्या हो जाएगा कि कोण PQR बराबर हो जाएगा STR के, कोण STR, और डायरेक्ट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो कोण Q बराबर हो जाएगा कोण
ठीक है, बराबर 90 डिग्री। एक चीज तो हमारे पास ये निकल के आ गई कि कोण Q और कोण T बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज कोण R बराबर कोण R, कोण R बराबर कोण R, ये क्या ओवेनिस्ट है, ये क्या ओवेनिस्ट है, ओवेनिस्ट है, ठीक है। ये चीज हमें पता चल गई कि ए आर हमारे पास ओवेनिस्ट निकल के आ गए। अब यदि इसके दो एंगल बराबर हो गए, दो संगत कोण बराबर हो गए, तो हम क्या बोल देंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर, अतः त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा हमारे पास त्रिभुज एस टी आर के, एस टी आर के। ये चीज हमने किससे बोली, ये चीज बोली हमने एंगल, एंगल समरूपता से, समरूपता से। यदि इसके दो कोण बराबर हो गए तो वो क्या आ जाएंगे, समरूप हो गए। यदि ये दोनों समरूप हो गए, समरूप हो गए, तो ये क्या करेंगे, अपनी भुजाओं को समानुपात में बांटेंगे, समानुपात में बराबर करेंगे। मतलब कि पी क्यू बटे एस टी, पी क्यू बटे एस टी बराबर हो जाएगा क्यू आर बटे आर टी के। तो हम क्या करेंगे, तब लिखेंगे अपन, अब क्या करेंगे अपन, यदि ये समरूप हो गए, समरूप हो गए, इसका मतलब कि इसलिए पी टी पी क्यू अपॉन एस टी बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यू आर अपॉन टी आर के। और जरूरी नहीं है मैंने आपको एक ही एंगल में, आप दो अलग अलग त्रिभुज कर लीजिए, अलग अलग निकाल लीजिएगा। आपको सबसे पहले ध्यान देना पी क्यू आर पर, पी क्यू आर पर, और दूसरा देना एस टी आर पर। तो पी क्यू के संगत भुजा कौन सी है, एस टी है। क्यू आर के संग, इस बाड़े वाले के संगत भुजा कौन सी है, टी आर है। इसलिए इनको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। यदि समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं भी तो क्या होंगी, समानुपात में बराबर होंगे, अनुपात में बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास पी क्यू का मान हमें निकालना है, पी क्यू क्या करना है, हमें निकालना है, पी क्यू हमें निकालना है। एस टी हमारे पास क्या दिया गया, 6 दिया गया, क्यू आर हमारे पास दिया गया 28, और टी आर हमारे दिया गया 4, 4 से काटो, 4 7 28, तो यहाँ से पी क्यू का मान कितने निकल के आ गए, 7 6 42, 42 मीटर हमारे पास पी क्यू का मान निकल के आ गया। अब लास्ट में लिख दिया, अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है, अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। इस तरह आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो बताइए कैसे लगे आज के सारे सवाल। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे और लगभग आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो गए। हमने ये 2 क्लासों में सारे मतलब कंप्लीट ट्रायंगल को पढ़ लिया गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो जितने आपको पढ़ने चाहिए इस समय, मतलब कि जो सबसे इंपोर्टेंट है सवाल हैं वो हमने इसके अंदर किए। इससे पहले जो इंपोर्टेंट कंसेप्ट थे वो हमने किया है। मतलब कि कंसेप्ट तो मैंने इसके अंदर सारी चीज, मतलब एक भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं है, सभी कंसेप्ट आपको इसके अंदर रिवाइज करा दिए। बस एक चीज़ रह गई थी जो कि हमें कसौटी थी, वो को उनको क्या कहता प्रूव करना था। तो वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और उसके अंदर जो सवाल आते हैं ना वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हमने इसके अंदर कर लिए। और उसके अंदर बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया तो किस तरह वो चीज़ें काम करती हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।